तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट इन आईसीयू, ठीक है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इन आईसीयू, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क, कि कौन सा पेशेंट हाई रिस्क पे है, कौन सा पेशेंट लो रिस्क पे है। तो जस्ट क्विकली रिवाइंडिंग yesterday for all those who were not there in yesterday's class, that the most important thing that you can calculate bedside is the Candida score. Okay, what is Candida score? There are basically 4 points. One is multifocal colonization, the other is TPN, surgery and sepsis. 4 points are there. You give 1 point to the initial 3 factors, like multifocal colonization को 1 point दे दो, TPN को 1 point दे दो, surgery को 1 point दे दो, sepsis को 2 point होता है। अब इन चारों रिस्क फैक्टर में अगर स्कोर आपका मोर देन 2.5 है तो मतलब कि पेशेंट को ट्रीट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये मेरा गाइडलाइन नहीं है, आईडीएसए का गाइडलाइन है, जो भी कि कैंडिडा स्कोर को हमको कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़ कोलोनाइजेशन इंडेक्स हमने कल कैलकुलेट किया था। क्या होता है कोलोनाइजेशन इंडेक्स? कोलोनाइजेशन इंडेक्स क्या होता है कि पेशेंट के मल्टीपल साइड से हम कल्चर भेजते हैं, ब्लड का भेज दिया, यूरिन का भेज दिया, बाल का भेज दिया, एक्जिला से निकाल के भेज दिया, 4-5 साइड से हम उसका कल्चर निकाल के भेजेंगे, और उसमें कितने साइड से पॉजिटिव आ रहा है। तो कोलोनाइजेशन इंडेक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ पॉजिटिव साइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल साइट्स टेस्टेड, दिस इज कोलोनाइजेशन इंडेक्स। अगेन वन अनदर टर्म इज करेक्टेड कोलोनाइजेशन इंडेक्स। वो क्या होता है? नंबर कोलोनाइजेशन इंडेक्स प्लस नंबर ऑफ हेवीली पॉजिटिव साइट्स डिवाइडेड बाय टोटल साइट्स टेस्टेड। तो अगर हमारा कोलोनाइजेशन इंडेक्स मोर देन 0.5 है, दैट मीन्स वी शुड ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। ये दो है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, उसमें बहुत सारा ग्रे जोन है, जैसे कि आप पूरे आईडीएसए के गाइडलाइन 2016 के बाद रेदर अपडेट भी अभी तक नहीं आया है। जो इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, उन्होंने 2016 के बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, कि मतलब इसमें कुछ मेजर चेंज अभी तक नहीं आया है। तो दे हैव डिवाइडेड द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इन आईसीयू इनटू प्रिडोमिनेंटली 4 कैटेगरीज। एक होता है प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है एम्पिरिक, और एक होता है टारगेटेड। 4 तरह का ट्रीटमेंट होता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज शब्दों का हेरा फेरी ज़्यादा है इसमें, बट डेफिनेटली इसमें डिफरेंस भी है। प्रोफाइलेक्टिक में क्या है कि सिर्फ पेशेंट को रिस्क फैक्टर है, पेशेंट को कोई रिमोटली डायग्नोसिस हम नहीं बना रहे हैं, पॉसिबल प्रोबेबल डायग्नोसिस नहीं है, बस एक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग किस तरह का ट्रीटमेंट? प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। तो प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? प्रोफाइलेक्सिस मतलब पेशेंट को सिर्फ रिस्क फैक्टर है और हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो रिस्क फैक्टर कल जैसे हमने डिस्कस किया था, रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर लेंथ ऑफ आईसीयू स्टे। पीक इंसिडेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन आईसीयू इज 7 to 8 days। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर फंगल इन्फेक्शन इन आईसीयू, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, if the patient is any transplant recipient। तीसरा क्या है? डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, सेंट्रल वीनस कैथेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशेंट इज ऑन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशेंट इज ऑन हीमोडायलिसिस कैथेटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पेशेंट को मल्टीपल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मिला हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशेंट को प्रायर एजोल एक्सपोजर हो चुका है, फ्लूकोनाजोल हो, इसोफेजियल कैंडिडियासिस था, ओरल कैंडिडियासिस ले लिया है। तो दिस आर द मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अपार्ट ऑफ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इन द कैंडिडा स्कोर, जैसे कि टीपीएन, सर्जरी हो चुका है उसका, या सेप्सिस में है पेशेंट, वो तो है ही, वो तो मेजर रिस्क फैक्टर्स हो गया। तो दिस आर द इन टोटल रिस्क फैक्टर्स। तो अगर किसी पेशेंट का हम सिर्फ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसको जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। फिर आ गया एक प्रीएम्प्टिव। व्हाट इज प्रीएम्प्टिव ट्रीटमेंट? प्रीएम्प्टिव ट्रीटमेंट मतलब रिस्क फैक्टर तो है, प्लस आपका कोलोनाइजेशन रिस्क है। कोलोनाइजेशन रिस्क मतलब आपके आईसीयू का अगर कोलोनाइजेशन इंडेक्स मोर देन 5% है, मतलब कि इंसिडेंस जो है कि 100 पेशेंट में 5 पेशेंट में आपका कैंडिडा ग्रो कर रहा है, मतलब कि वो कोलोनाइजर आईसीयू हो गया है, ठीक है। तो अगर आपका कोलोनाइजेशन इंसिडेंस मोर देन 5% है, तो उस केसेस में जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसको क्या बोलते हो? प्री एम्प्टिव, ठीक है। एम्प्टिव वाले में क्या होता है कि आपके कुछ कल्चर्स पॉजिटिव नहीं आते हैं, बट
कल्चर्स पॉजिटिव हो गए तो टारगेटेड हो जाएगा। तो एम्पेरिक ट्रीटमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका रिस्क फैक्टर है, कोलोनाइजेशन का भी रिस्क है, उसके साथ में पेशेंट को अभी एक्टिव एंटीबायोटिक मिल रहा है या सेंट्रलाइंस है, ये सब में अगर है तो फिर हम उसको एम्पेरिक बोलते हैं। और टारगेटेड कब बोलेंगे? जब हम ये देख लें कि पेशेंट को कल्चर पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह का 4 कैटेगराइजेशन है जिसमें कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकता हूँ, बट आपको बार बार समझना पड़ेगा, तभी आप ये समझोगे कि किस केसेस में प्रीएम्प्टिव ट्रीटमेंट देना है, किस केसेस में टारगेटेड देना है। द नॉलेज ऑफ ऑल दिस विल डू नथिंग बट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस ऑफ यूजिंग एंटीफंगल्स व्हेन यू स्टैंड बाय द बेड साइड ऑफ द पेशेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना इस पेशेंट को एंटीफंगल दे देते हैं, भाई बैकग्राउंड तो होना चाहिए, बैकग्राउंड, बिना बैकग्राउंड के आप डायरेक्टली मतलब हवा में तो नहीं दे सकते ना। तो दिस आर द बैकग्राउंड्स जिसको आप सोच के एंटीफंगल को आप स्टार्ट करोगे। अब कौन सा एंटीफंगल देना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन टू स्टार्ट। व्हेन टू स्टार्ट हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या कैटेगरीज हैं कि हम व्हेन टू स्टार्ट एंटीफंगल, स्कोर देख लिया, उसके बाद हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीटमेंट देख लिया हमने। तो दिस इज व्हेन टू स्टार्ट। अब व्हाट टू स्टार्ट, ठीक है। व्हाट टू स्टार्ट से पहले मैं आई थिंक थोड़ा सा बायोमार्कर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस पे 2 मिनट बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि फंगल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कैसे होता है। 2 मेथड होता है, एक कल्चर बेस्ड होता है, ठीक है, और दूसरा नॉन कल्चर बेस्ड होता है। तो कल्चर बेस्ड इज सिंपल, ब्लड कल्चर लिया, फंगल कल्चर के लिए भेज दिया, उसका रिपोर्ट देख लेंगे। टाइम कितना लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5 दिन 7 दिन, 3 दिन तो बेयर मिनिमम लगेगा। तो उसका डिमेरिट क्या है? 3 दिन का अगर आपने किसी पेशेंट को एंटीफंगल स्टार्ट करना था और आपने 3 दिन का डिले कर दिया, मतलब कि उसका मोर्टेलिटी 70% बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। वी हैव सीन केसेस इन आईसीयू, लाइव एग्जांपल हमने कई बार देखा है। लॉट ऑफ पीपल डू मिस आउट कि भाई हम सोच नहीं पाते कि क्या है एंटीफंगल, वी मिस आउट, ठीक है। तो ब्लड कल्चर एक हो गया। दूसरा होता है बहुत सारे बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनान एंटीजन या एंटी मनान एंटीबॉडी। तो ये बेसिकली कैंडिडा के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है? मनान या एंटी मनान कैंडिडा के लिए स्पेसिफिक। कैंडिडा के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, एल्बिकेंस होते हैं, नॉन एल्बिकेंस होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में एल्बिकेंस ज़्यादा कॉमन है टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। इंडियन सिनारियो में नॉन एल्बिकेंस ज़्यादा कॉमन है। इसको टीपीएन चल रहा है, सर्जरी हुआ है, उसको पैराप्सिलोसिस कॉमन होता है। अदरवाइज आपको कैंडिडा क्रूजे आता है, लुसिटानी आता है, तो ये सारे अलग नॉन एल्बिकेंस स्पीसीज के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर आप कौन से वैरायटी को टारगेट कर रहे हो, ये भी आपको देखना है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो आप अगला स्टेप देखोगे कि अगर आपने स्टार्ट किया व्हाट टू स्टार्ट, ठीक है, तो व्हाट टू स्टार्ट से पहले आप बायोमार्कर्स हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। बायोमार्कर्स में एक तो हो गया आपका मनान एंटीबॉडी, दूसरा हो गया 1,3 बीटा डी ग्लूकानेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक होता है गैलेक्टोमनन। गैलेक्टोमनन इज वेरी स्पेसिफिक फॉर एस्परगिलोसिस। उसी को देख के हम लोग एस्परगिलोसिस का डायग्नोसिस करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? वोरिकोनाजोल। इन्वेजिव एस्परगिलोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज वोरिकोनाजोल। और जो ये 1,3 बीटा डी ग्लूकानेस से होता है, ये वाला मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैंडिडा स्पीसीज को ही डिटेक्ट करता है अपार्ट ऑफ एस्परगिलोसिस, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे डायग्नोसिस बताता है। अब इस सब का भी डिमेरिट है, जैसे 1,3 बीटा डी ग्लूकानेस से 1,3 बीटा डी ग्लूकानेस से और कोई भी पेशेंट को किसी भी तरह का ग्लूकान कंटेनिंग सब्सटेंस मिला हुआ है तो वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपका बहुत सेंसिटिविटी नहीं है इस सब टेस्ट का। सारा का सारा टेस्ट का सेंसिटिविटी आप देखोगे तो 20% to 60% के बीच में सेंसिटिविटी बताता है, स्पेसिफिसिटी 50 to 60% बताता है, विच इज़ वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये सारा टेस्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं टू रूल आउट रेदर देन रूल इन फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। अभी बहुत सारे नए टेस्ट आ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें कि राइबोसोमल आरएनए हम देखते हैं। उसके बाद पीसीआर बेस्ड टेस्ट आ रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद टी आरएनए बेस्ड कुछ टी कैंडिडा टेस्ट, सेप्टीफास्ट टेस्ट, ये सब नए टेस्ट है जो हम लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं, बट लॉट ऑफ सेंटर्स आर यूजिंग दोज टेस्ट for early diagnosis of fungal infection and early intervention, because as I told you, a delay of 3 days is going to increase the mortality of the patient by 70%. Okay, so we have understood when to start, we have understood कि कैसे diagnose करेंगे। अब what to start,
एवरी टाइम आप बेड साइड में रहते हो तो क्या दिखता है आपको, कौन सा एंटीफंगल मोस्ट कॉमन दिखता है आपको, स्टार्ट होते हैं फ्लूकोनाजोल। आप IDSA का पूरा गाइडलाइन पढ़ लोगे, फ्लूकोनाजोल इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आपको अगर उसका ब्रॉड कैटेगराइजेशन IDSA जो करता है कि व्हाट टू स्टार्ट में बोलता है कि ईदर द पेशेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोपेनिक पेशेंट और नॉन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट। नॉन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट मतलब जिसको कि न्यूट्रोपेनिया नहीं है। तो नॉन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में भी अगर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है, आप फीवर का कॉज नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आपको इकाइनोकैंडिन्स ही स्टार्ट करना है एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 4 to 5 डेज। उसके बाद अगर पेशेंट का क्लिनिकल रेस्पॉन्स आ गया है और क्लिनिकल रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और आपका तब तक जो कल्चर भेजा आपने या फिर जो भी मनान एंटीमनान भेजा या फिर जो भी आपने बीटा डी ग्लूकान भेजा गैलेक्टोमनान, उसका रिपोर्ट आ जाता है और आप डायग्नोज कर लेते हो कैंडिडा स्पीसीज है जो कि एजोल सेंसिटिव है, तो आप एक बार सेंसिटिविटी आ गया तो आप डीएस्केलेट कर लो फ्लूकोनाजोल पे, अदरवाइज आप उसको 14 दिन दे दो। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, इकाइनोकैंडिन जैसे कैस्पोफंगिन, क्या डोज होता है, लोडिंग डोज 70 मिलीग्राम, मेंटेनेंस डोज 50 मिलीग्राम OD। और क्या इकाइनोकैंडिन यूज कर सकते हो, एनिडुलाफंगिन यूज कर सकते हो, 200 मिलीग्राम आपको देना है 2 डोज के लिए, उसके बाद 100 मिलीग्राम OD देना है, ठीक है। ये हो गया आपका एनिडुलाफंगिन का, या फिर माइकाफंगिन दे सकते हो 200 स्टेट फॉलोड बाय 100 OD। तो ये 3 ही ड्रग है जो आप जनरली यूज करते हो, कैस्पोफंगिन, एनिडुलाफंगिन और माइकाफंगिन। इसमें कैस्पोफंगिन अवॉइड किया जाता है जिसको लिवर एंजाइम बढ़ा हुआ है, माइकाफंगिन जिसका रीनल एंजाइम्स बढ़ा हुआ है, एनिडुलाफंगिन इज रिलेटिवली सेफ इन बोथ द स्टेजेस। तो एनिडुलाफंगिन का ज़्यादा बेटर है कि भाई आप सेफ है ICU में पेशेंट के लिए। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, कॉस्ट फैक्टर, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, 15,000 16,000 का वायल आता है, सो इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बाई एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि कब हम स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, बंद कब करेंगे, ठीक है। जो कल जैसे मैंने बोला था नॉर्मल कन्वेंशन है 14 डेज आफ्टर नेगेटिव ब्लड कल्चर, याद रखना 14 डेज आफ्टर नेगेटिव ब्लड कल्चर। अब आप बोलोगे कि 2-4 दिन पहले उसका पॉजिटिव आया है तो हम कैसे कल्चर भेजेंगे कि नेगेटिव क्या कर लें, जैसे कि सपोज एक पेशेंट का कल के डेट में उसका पॉजिटिव आया है और आज से हमने उसको इकाइनोकैंडिन में कैस्पोफंगिन स्टार्ट कर दिया है, तो अब कैसे कल्चर भेजेंगे। जैसे आप स्टार्ट करते हो, जैसे क्लिनिकल रेस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है, उसके हर रोज में आपको कल्चर्स भेजने हैं, डेली या ऑल्टरनेट डे आप कर सकते हो। और जब नेगेटिव आएगा, सपोज 7 दिन बाद नेगेटिव आ गया, उससे और 14 दिन ऐड करके आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, ऑल फंगल इन्फेक्शन शुड नॉट बी ट्रीटेड फॉर 14 डेज आफ्टर नेगेटिव ब्लड कल्चर। इसमें एक क्या है, अगर डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन है इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, मतलब ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, आपका ICD पड़ा हुआ इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर और उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो इन दैट केस 4 to 6 वीक्स तक आपको एंटीफंगल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। तो आपको कब स्टार्ट करना है, कब एस्केलेट करना है और कब डीएस्केलेट करना है। यहाँ एस्केलेशन की बात नहीं आती क्योंकि IDSA का गाइडलाइन में जितनी जगह बोला गया है स्टार्टिंग आपको इकाइनोकैंडिन से ही करना है। डीएस्केलेशन कैन बी ऑफ 2 फॉर्म्स, 1 कि आप 5 से 7 दिन बाद रेस्पॉन्स चेक करके उसके बाद उसको आप फ्लूकोनाजोल पे लाओ जब तक कल्चर पॉजिटिव आ जाता है, या फिर आपको अगर पेशेंट रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, पेशेंट को आपने कैस्पोफंगिन स्टार्ट किया, फ्लूकोनाजोल स्टार्ट किया, माइकाफंगिन या एनिडुलाफंगिन जो भी स्टार्ट किया आपने, या लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B स्टार्ट किया, उसमें आपको 5 दिन 7 दिन में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, पेशेंट का ना फीवर ठीक हो रहा है, ना पेशेंट का कोई हीमोडायनेमिक्स इंप्रूवमेंट है, पेशेंट वैसे ही वर्सनिंग ट्रेंड में है, देन यू कंक्लूड कि दिस इज नॉट वर्किंग, और तब तक आपका कल्चर आ गया और कल्चर नेगेटिव हो, तो फिर आप बंद कर सकते हो। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप कॉस्ट फैक्टर को बढ़ाओ मत और पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक कर सको, तब फिर आप एंटीबायोटिक है। इसको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का डिफरेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप ये ट्राई करते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। आपको प्रोकैल्सिटोनिन भेज दो, बीटा डी ग्लूकान भेज दो, गैलेक्टोमनान भेज दो, और मनान एंटीमनान अगर भेजना है तो भेज दो। ये कंबाइन करके देखना होता है, और फिर न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो ये सब भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्रोकैल्सिटोनिन बहुत बढ़ा हुआ है और बाकी फंगल मार्कर्स नेगेटिव है, तो फिर आप सोच सकते हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो भी इन्फेक्शन है। प्रोकेल एकदम नहीं है और पेशेंट को सिम्टम्स आ रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो फंगल इन्फेक्शन, फिर एंटीफंगल स्टार्ट करेंगे। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है।
लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी कब यूज़ करना है? जब आप देखो कि बाकी सबसे टॉलरेंस कम हो रहा है। आपने फ्लूकोनाजोल स्टार्ट किया, पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं आया, टॉलरेट नहीं कर रहा है, कैस्पेफंगिन स्टार्ट किया, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा है, लीवर एंजाइम शूट अप कर गया, आप लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी यूज़ कर सकते हो। कितना डोज में? 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी बहुत तरह के आते हैं। एक होता है एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट, जो पुराने ज़माने में मिलता था, अभी भी मिलता है, बहुत सस्ता होता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो अवेलेबल है, कॉर्पोरेट में बहुत लोग यूज़ करता है आज के दिन में, इज रीजनेबली चीप। उसके बाद लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी, विच इज़ ह्यूमंगसली कॉस्टली, मतलब वन थेरेपी ऑफ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs टू द पेशेंट, आइसोलेटेड डेट ट्रीटमेंट, ठीक है। जबकि मतलब जो नॉर्मल वाला होगा डेट विल कॉस्ट बेरली 10,000 रुपीज़। तो इतना डिफरेंस होता है। बट एम्फोटेरिसिन भी डीऑक्सीकोलेट इज सिवियरली नेफ्रोटॉक्सिक, अब दोगे तो किडनी को तो जाना ही जाना है।